Good morning, viewers. We have reached second stoppage of our tour by federalism. This is the second chapter of civics. What is federalism? Recall last chapter power sharing. In last chapter we read about Belgium. You recall Belgium was suffering with internal conflicts. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स देश के भीतर डिफरेंट स्टेट कम्युनिटीज के बीच लड़ाई जो किसी भी देश को कमजोर बनाता है। एज यू हैव रीड, बेल्जियम में भी डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों के बीच आपस में स्ट्रगल था। सो बेल्जियम हैज सर्च इट्स रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड 1993 में इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर घटाकर रीजनल गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहाँ पहले भी होंगे और उनके अपने रोल्स और पावर्स भी होंगे, बट देयर इज की डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंड न्यू गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम। अर्लियर ये पावर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इसको विदड्रॉ कर सकता था, यानी वापस ले सकता था या फिर घटा और बढ़ा सकता था। बट इन द अमेंडमेंट ऑफ 1993 बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि रीजनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए और अब वे सेंट्रल गवर्नमेंट की कृपा पर डिपेंड नहीं रहे। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे भी तो भी इन पावर्स को नहीं छीन सकता है। नाउ बेल्जियम बिकेम ए फेडरल स्टेट, मीन्स बेल्जियम में अब पावर शेयरिंग था बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. So federalism means power sharing. I think you have understood now. आप पावर शेयरिंग किसके साथ करोगे, तो इसके लिए दो या दो से ज़्यादा लोग या ग्रुप्स चाहिए। तो पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होता है और ये पूरे देश के लिए वर्क करता है, और स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए काम करता है, उनके लिए कानून बनाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दोनों अपने पावर्स का यूज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर करते हैं। नाउ रिकॉल श्रीलंका। बेल्जियम ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके स्वयं को फेडरल स्टेट बना लिया, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि वहाँ पर कंटिन्यूअस स्ट्रगल होता ही रह गया और वहाँ जो तमिल्स थे उन्होंने डिमांड भी किया कि श्रीलंका को फेडरल स्टेट बनाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स श्रीलंका यूनिटरी गवर्नमेंट ही रहा, जहाँ सारे पावर्स एक ही गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट उसके सब ऑर्डिनेट मीन्स अधीन होते हैं। चलिए हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बीच। डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। पहला डिफरेंस है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। इन फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच सब्जेक्ट्स बटे हुए होते हैं। जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं। एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री। इसी तरह लोकल इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है, यहाँ सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होते हैं। हमारा दूसरा डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फेडरल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन दो लेवल पर होता है। पहला होता है ऑन द सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑन द स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में
पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन एक ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आइए अब हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पर बात करते हैं। इसका पहला फीचर है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जनरली किसी भी फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इन सम कंट्री लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड फीचर, separate jurisdiction. Different tiers of government govern the same citizens. Like in India, we are governed by central government, state government and local government. हम एक ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के सिटीजन्स होते हैं। सभी के रूल्स और लॉ सेपरेटली हम पर लागू होते हैं। Our third feature is specification of the jurisdiction. Jurisdiction means अधिकार क्षेत्र। सभी लेवल्स और टायर्स का कॉन्स्टिट्यूशन, सभी लेवल्स और टायर्स का राइट्स और ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन उनके अधिकारों की रक्षा की भी गारंटी देता है। आवर फोर्थ फीचर इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजिंग तभी हो सकता है जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसे एक्सेप्ट करें। Neither central government nor state government can change it alone. Okay. Our fifth feature is supremacy of judiciary. फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशियरी सुप्रीम होता है। सुप्रीम कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही अगर कोई डिस्प्यूट आए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर की भी व्याख्या करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट्स को सुलझाने का भी काम करता है। प्रेसिडेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स पर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लेता है। आवर सिक्स्थ फीचर इज स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम। इन फेडरल गवर्नमेंट रेवेन्यू को क्लियरली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया जाता है ताकि दोनों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। इन अदर वर्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चों के लिए सेंटर पर पूरी तरह डिपेंड ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम का मेन सोर्स है, जबकि एग्रीकल्चरल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का। हमारा लास्ट फीचर है ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल गवर्नमेंट का दोहरा ऑब्जेक्टिव्स होता है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री और सेकंड है एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। इट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट कंट्री के यूनिटी को सेफगार्ड करता है और इसे बढ़ावा देता है। सेकंड, यह हमारे रीजनल डाइवर्सिटी को कंट्री के अनुकूल बनाता है। Okay, thank you. I think you have understood this topic. If you have any problem, then you can ask me in comment section. Please subscribe, like and comment.